गुड इवनिंग एवरीवन। राम राम, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हो आप सब लोग? आपको क्लास समझ में आ रही होगी, आशा करता हूँ। अपन संधि के बारे में अध्ययन कर रहे थे। संधि के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे और संधि के बारे में अपन ने इसकी परिभाषा अपन ने पढ़ ली कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और फिर इसके भेद की प्रकार की बात की, भेद या प्रकार की बात की। तीन प्रकार इसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था कि इसके तीन प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये अपन ने बात कर ली थी। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है? अच संधि। अच संधि है। व्यंजन संधि का ही दूसरा नाम क्या है? हल संधि है। और विसर्ग, इससे ये विसर्ग चिन्ह से भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अपन ने ये तीन भेद पढ़ लिए थे: अच, हल और विसर्ग। इसके अन्य नाम है। पहली अपन ने स्वर संधि पढ़ी, दूसरे नंबर पर अपन ने व्यंजन संधि, और तीसरा प्रकार इसका विसर्ग संधि। अच किसे कहते हैं? अच की मैं अगर बात करूं, अच अपन पढ़ेंगे माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र होते हैं लालियों, जो शिव ने डमरू बजाया और जो उससे उत्पन्न हुए शब्द, उसी में से है एक शब्द अच। क्या है? अच शब्द है। अच, जैसे मैं बात करूं, डमरू बजाए तो उसमें शब्द निकले। 13 माहेश्वरी सूत्र माने गए हैं। कितने शब्द निकले? 13। जैसे आ जाता आई ऊन, ली लिक, ए ओंग, ए ओच, है वरट, जब ये जबगट 10, है वरट, सर, हल। इस तरह से 13 जो शब्द डमरू बजाने से हुए। जैसे आपकी एक उक्ति की ननांदी ढक्कम, कुछ इस तरह से, दिमाग से कुछ लगाने को, तो उस तरह से वो डमरू बजाए। संस्कृत में इसकी उक्ति आती है, वो अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, अभी तो याद नहीं आ रही मेरे को। तो उन्होंने डमरू बजाया 9 और 5 बार। पहले 5 बार बजाया, फिर उसके बाद 9 बार बजाया। 5 बार बजाने से तो जो है स्वर निकले। स्वर निकल कर कौन से? 5 बार बजाया डमरू, उससे क्या निकलते हैं? स्वर। और 9 बार में व्यंजन। तो अपन आज स्वरों की बात कर रहे थे। महेश्वर सूत्र की बात करें तो आता है ऐ उण, लील लिक, ऐ ओंग, और ऐ ओच। अपन यहाँ तक की बात करते हैं। महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 13। लेकिन अपन 5 की बात करते हैं पहले। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको अच कैसे आया है यहाँ पे। अच क्यों कहते हैं स्वरों को? तो देखो, ये विसर्ग है, ऋण विसर्ग है, इसलिए ये काम का नहीं है। इधर त विसर्ग है, इसलिए ये काम का नहीं है। और इधर च काम का नहीं है। तो अपन बात करें तो एच कहाँ से आया? ये क्या है? प्रत्याहार है। अच क्या है? अच वो है प्रत्याहार। अभी प्रत्याहार भी कहाँ से निकल कर आया, वही बात कर रहे हैं अपन। क्या है? प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, अच हो गया।
अच प्रत्यार हो गया। जैसे अच प्रत्यार में कौन कौन से शब्द आते हैं? अ आ गया, ई आ गई, अ आ गया, ई आ गई, ओ आ गया, ण हलंत है, कोई काम का नहीं है। दर री आ गई, री आ गई, क हलंत है, ये भी कोई काम का नहीं है। ए आ गया, औ आ गया, और आधा अक्षर भी कोई काम का नहीं है। इधर आई आ गया, ओ आ गया, और छ कोई काम का नहीं है। तो अच यहाँ से निकल कर आया। अच क्या है? प्रत्यार है। और व्यंजन की अगर बात करें तो उनकी बात अपन ने कर ली है कि अच प्रत्यार कौन कौन से हैं। ये है अ ही, अ है, ई है, ऊ है, ली है, ली हो गया। अब आगे जाके अपन बात करेंगे, जब माहेश्वरी सूत्र पढ़ाऊंगा मैं, तब आपको बात करूंगा कि ये यहाँ पे भी संधि करेंगे ना, तो ऋत में भी अक निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा? अक। और ओंग में ओ निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं। ले हो गया, त अलंत कोई काम का नहीं है। ए हो गया, औ हो गया, आई हो गया, और बड़ा औ हो गया। ये औच है, औच। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, क्या निकल कर आ गए? यहाँ पर स्वर निकल कर आ गए। तो ये अ हो सकता है, बड़ा आ हो सकता है, ई बड़े ई, ऊ बड़ा ऊ, ली, आई हो गया, औ हो गया, और ये अंग और अंग और ये है, इनकी अपन बाद में बात करेंगे। जब अपन माहेश्वरी सूत्र पढ़ लेंगे उसके बाद वर्ण विचार में इनको भी पढ़ेंगे, दो शब्दों को भी आते स्वर में है, लेकिन इनका विस्तार या इनकी व्युत्पत्ति अपन वर्ण विचार में बात करेंगे। अभी इतना समझ में आ गया होगा कि महेश्वर सूत्र जो है 9 और 5 बार बजाए गए, जिससे कि ये सब निकल कर आए। ए ओंग ली लिट ए ओंग ए औच, है ना। अब अपन व्यंजन की बात करते हैं। इसको उतार लो आप एक बार। देखो, स्वर संधि में अपन इन स्वरों से जो मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, इन्हीं स्वरों से विकार उत्पन्न होगा, वही स्वर संधि कहते हैं। तो अपन स्वर संधि की बात कर रहे थे। स्वर संधि में स्वर कौन कौन से हैं, उनकी बात कर ली अपन ने। स्वरों की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, ये अपन ने बात कर ली है कि स्वर कहाँ से निकल कर आए, माहेश्वरी सूत्र से। मैंने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए एक क्लास अपलोड की है, उसको देख लें कि माहेश्वरी सूत्र परंपराओं की बात की है मैंने उसमें, कि परंपराएं हुए बृहस्पति परंपरा या बृहस्पति परंपरा, और दूसरी जो है माहेश्वरी परंपरा, जो शिव के डमरू बजाने से जो पाणिनि कात्यायन ने व्याकरण जो आजकल अपन पढ़ रहे हैं, उसकी बात की है। कौन सा व्याकरण पढ़ते हैं अपन? पाणिनीय व्याकरण पढ़ते हैं। तो वो सब चीजें तो एक बार देख लेना, आपको एग्जाम में नहीं आती है आपके इतना इतना बहुत कुछ कि ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। वो सामान्य जानकारी के लिए आपको देख लेना चाहिए, वो वाला भी क्लास, वो भी क्लास देख लेनी चाहिए आपको। तो अपन बात कर रहे थे स्वर। स्वर मतलब अच। अच कहाँ से निकल कर आया उसकी तो बात की अपन ने। अब अपन स्वर संधि के प्रकार की बात करते हैं। पहला भेद है इसका स्वर संधि। स्वर संधि की बात कर रहे हैं अपन लाल वालियों।
आपको किसी भी शब्द में अगर स्वर नजर आए, स्वर की बात अपन ने की थी, वह कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। अपन ने उदाहरण भी देखे थे पिछली क्लास में। हिमालय हो गया, देवालय हो गया, देवालय हो गया, और एक उदाहरण जैसे स्वर की बात करूं तो इसके सूत्र की बात करूं, इसके सूत्र की बात करूं तो क्या है इसका सूत्र? है या या आ इधर भी आ सकता है और द्वितीय में भी आ सकता है, जैसे इधर आ और एफ इसमें भी आ जाए तो ये बड़ा आ ही होगा, है ना। जैसे और उदाहरण की बात करूं मैं तो राजेश हो गया, देवेश हो गया, और उदाहरण की बात करूं मैं अगर रामश्यते हो गया, महर्षि हो गया, देवर्षि हो गया, कवेंद्र हो गया, चंद्रोदय हो गया, जैसे सूर्योदय, रविंद्र हो गया, गायक हो गया, नायक हो गया, और काफी सारे उदाहरण है किसके? स्वर संधि के। अब अपन इसमें बात करें तो इसमें क्या है, विच्छेद में स्वर ही उत्पन्न होगा, क्योंकि अपन को स्वर से ही स्वर संधि होती है। क्या? स्वर का ही जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। उदाहरणों को नोट कर लो। एक उदाहरण याद आया, जैसे मेरे को देवेंद्र हो गया, क्या हो गया? देवेंद्र। एक हो गया देवेश। ये किसके उदाहरण है? स्वर संधि के उदाहरण है। और उदाहरण की बात करूं तो चंद्रोपीड़ हो गया, लघुर्मी हो गया, बड़ा ये आ गया, लघुर्मी हो गया, महर्षि हो गया, देवर्षि हो गया, लघुर्मी।
और काफी सारी उदाहरण मिल जाएंगे स्वर संधि के। आपको समझ में आ गया होगा कि हिम प्लस हिम का हिमालय का अगर विच्छेद करें तो हिम और आलय दो इसके पद हो जाएंगे। पहला पद हिम और दूसरा पद आलय। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूं, जैसे यहाँ देख लो, हिमालय का तो अपन पिछली क्लास में ही देख लिया था, वो देख लेते हैं। कवेंद्र का देख लेते हैं। जैसे कवेंद्र शब्द है, अब इसका विच्छेद करेंगे अपन, तो कव्य तो कोई शब्द होता नहीं है, कोई पद होता नहीं है। कव्य क्या पद है? कोई ये संधि भी नहीं हो सकती, कव्य थोड़ी ना हो सकता है। कव्य प्लस इंद्र कवेंद्र ऐसे नहीं हो सकता। देखो संधि विच्छेद करेंगे अपन, तो कवि कवि प्लस इंद्र, कवि में छोटी की मात्रा आएगी ना, कवि प्लस इंद्र। अब इधर भी इस पद में भी ई है, छोटा ई और छोटा ई बन के क्या बनेगा? बड़ा ई। क्या बनेगा? बड़ा ई। तो ये गुण संधि का उदाहरण है। किसका? गुण संधि, जो कि स्वर संधि का ही भेद है। अपन आगे पढ़ेंगे। तो ई का गुण क्या होता है ये अपन आगे बात करेंगे। ई का गुण होता है ए। तो यहाँ पे हो जाएगा कवि। ई का गुण क्या होता है ए, तो यहाँ पे ऐ की मात्रा लग जाएगी। और इंद्र का इंद्र क्या हो गया? कवेंद्र। ये अपन बात करेंगे लालियों कि ई का गुण क्या होता है। इसका सूत्र, गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुण अधेन गुण। इसकी बात करेंगे अपन। अभी इतना याद करो कि ये स्वर संधि या संधि छेद इस तरह से किया जा सकता है, इस तरह से किया जाता है। और देखेंगे जैसे गायक है, गायक का अगर संधि छेद करें तो गए धन अक। अगर इसकी बात करें तो इधर है आई, इधर है ए, बनेगा अक। ये भी लालियो अपन अयाती संधि में बात करेंगे। ये अयाती संधि का उदाहरण है। आई और अ मिलकर क्या बनता है? अक। इसका सूत्र भी पढ़ेंगे अपन। एचो अय वायाव, एचो अय वायाव। एच क्या है? प्रत्याहार है। एच आने पर आय आय आव हो जाता है। कर्म से क्या हो जाता है? एच प्रत्याहार होने पर एच प्रत्याहार। अपन ने अभी बात की थी महेश्वर शब्द में एच प्रत्याहार पहले की थी अच, और एच के बाद में अब अपन देखें दूसरा प्रत्याहार एच। एच से ही एच प्रत्याहार क्या कहता है कि आई और ए के मिलने पर फिर इसकी आलो इसका जो अयाती संधि का सूत्र है एचो अय वायावर, ये इसको आगे बढ़ाता है और अयाती संधि का सूत्र संप्रेषित करता है कि एच प्रत्याहार आएगा। ये लिख दिया मैंने, सॉरी। एचो अय वायावर, एचो अय वायावर। देखो एच प्रत्याहार आएगा तो वहां पर क्रम से क्या हो जाता है? अय आदेश हो जाता है, आव आदेश हो जाता है, और आव आय आदेश हो जाता है, और आओ जैसे हो गया अय हो गया, आओ हो गया, आय हो गया, औ हो गया, आओ हो गया। ये एच प्रत्याहार होने पर अय आओ आय और आओ आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है?
आदेश हो जाता है। तो अपन ये अयादी संधि के उदाहरण की बात कर रहे थे, और ये स्वर संधि का ही भेद है। कौन सा? अयादी संधि। अपन आगे अभी बात करेंगे। दे प्लस अक क्या बना? गायक। एक शब्द आ जाता है नायक, नए धन अक। इसमें भी अय और औ मिलकर क्या बनता है? अय। बड़ा अय बनता है। और इसका भी आदेश क्या होता है? अकी होता है। जैसे न है, न में अक जोड़ा तो ना, नायक हो जाएगा। क्या हो गया? नायक। देखो अपन ने ये उदाहरणों की बात कर ली है। अब अपन चलते हैं सीधे इसके प्रकार पर। यह आपके समझ में आ गया होगा। ये अपन एचो गया हुआ है, जो है अयादी संधि का सूत्र है। इसकी बात करेंगे अपन बाद में। अभी अपन पढ़ रहे हैं इनके स्वर संधि के प्रकार की। और प्रकार से पहले अपन ने उदाहरण देखे हैं इसके। उदाहरण आप सबके समझ में आ गए होंगे कि स्वर संधि क्या है, स्वर संधि के प्रकार क्या है। स्वर संधि के उदाहरणों की अपन ने बात कर ली है। अब आगे देखते हैं। ये लॉकडाउन कर लिया होगा आपने। आप नहीं, सॉरी। आए, तब जाके ही बनेगा गायक। आप देखिए, आगे देखिए, नोट कर लो फटाफट। मिटा देता हूँ इसको। अब देखिए स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद माने गए हैं। स्वर संधि के 5 भेद माने गए हैं। पंचभेद, हाँ। कितने भेद माने गए हैं? सौ। 5 भेद इसके माने गए हैं स्वर संधि के। पहला आ जाता है इसमें दीर्घ संधि। दूसरा इसका भेद आ जाता है गुण संधि। तीसरा इसका प्रकार आ जाता है वृद्धि संधि। चौथा इसका प्रकार है अयादी संधि। पांचवा प्रकार है इसका यण संधि।
कितने भेद माने गए हैं? सामान्य तो 5 भेद माने गए हैं। इसके अलावा सर्व संधि के भेद की बात करें तो पूर्व रूप है, पर रूप है, परसमण है, ये संधियां भी है। लेकिन आप इन्हीं को ज्यादा ध्यान में रखें क्योंकि ये ज्यादा आती है आपको। अपन बात करते हैं अपवाद के रूप में, या नोट लगाकर लिख लें, नोट लगाकर लिख लें कि स्वर संधि के सामान्यतः 5 भेद माने गए हैं। स्वर संधि के सामान्यतः 5 भेद माने गए हैं। स्वर संधि के सामान्यतः तीन स्वर संधि के सामान्यतः 5 भेद माने गए हैं। अब दूसरा नोट लगाकर लिखो, जो इसके प्रकार हैं, 3 प्रकार और मान लो इसके। ये ऐच्छिक लगा के रख लो बोलेंगे आप। तो एक हो गया पूर्ण रूप, एक हो गया पर रूप, है ना। ये अपन 12वीं क्लास में ये स्टार्ट हो जाती है संधियां भी। इसका सूत्र आता है पूर्व रूप का एंगी पर रूप, पर रूपम का आता है एंगी पर रूपम। पूर्व का एक नियम चलता है, उसी के आधार पर एक कोई संधि हो जाती है ना। तो अपन बात करेंगे केवल 5 संधियों की। अगर और उन संधियों को अपन अलग से और देख लेंगे। तो ये उतार लो आप जल्दी से। अपन ने संधि पढ़ रहे थे, संधि की परिभाषा, प्रकार पढ़े, और संधि शब्द या व्याकरण शब्द की अपन ने बात की थी कि किस तरह से ये शब्द बने। सर्व संधि के सामान्यतः 5 भेद माने गए हैं। इनमें पहला है त्रिक संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयाति संधि और यण संधि। आप सब लोग को ये क्लास तो पसंद आ रही है ना? क्लास को शेयर भी करते रहे और सब्सक्राइबर बढ़ाए इसके। ज्ञान दर्पण क्लासेज को सभी तक पहुंचाए कि कोई वांछित ना रहे, है ना। और ये वीडियो स्क्रॉल करते हो उसकी बजाय ये थोड़ी पढ़ाई पे ध्यान दे लो, है। जो आप ये स्क्रॉल करते रहते हो उसमें तो टाइम का पता ही नहीं चलता है ना आप लोगों को। थोड़ी पढ़ाई पे भी फोकस कर लो। अपने छोटे बहन भाइयों को बताओ स्क्रॉल कम करो। इंस्टाग्राम वगैरह सारे जो एप्स हैं इनका कम काम करो। और जो है अपने छोटे भाई बहनों को एक क्लास सिखाओ ताकि उनको पढ़ने में मन लगे, उनके समझ में आए। हाँ, अपन आगे बात करते हैं हम। अपन दीर्घ संधि की बात करें अगर, तो दीर्घ संधि में क्या, समान वर्ण, समान वर्ण दिखाई देंगे लाल वाली में। समान वर्ण जैसे, या समान जाति ये भी कह सकते हैं अपन। समान वर्ण या समान जातीय, जैसे आ हो गया, जिससे क्या मेल उत्पन्न होगा उससे अपन बात करेंगे बाद में। अभी अपन ये बात करते हैं आ बड़ा आ हो गया,
ई ई हो गई, ई बड़ा ई हो गया, वो हो गया। तो ये क्या है? समान वर्ण है, समान जातीय है। आ हो गया, आ हा हो गया, री हो गई। और अगर बात करें तो री हो गई, है ना। तो ये क्या है? समान वर्णीय या समान जातीय। इनके अपन बात करेंगे किसमें? दीर्घ संधि में। इसमें बात करेंगे दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि का सूत्र की भी बात करेंगे अपन। इसका सूत्र भी यही कहता है कि समान वर्ण और जातियों वाले में ही ये दीर्घ संधि होगी। तो ये नोट करो जल्दी से। दीर्घ संधि समान वर्ण जातीय, और ये देख लो। आपने लिख लिया होगा। अब अपन गुण संधि की बात करते हैं। तो इसका सूत्र अपन पढ़ेंगे अध्ययन गुण और आद गुण। इसमें होगा जैसे अपन ने पढ़ेंगे अपन और आपके साथ इधर ई आ जाए या ओ आ जाए या वीडियो तो आ जाए, तो इससे यही बनेगा, है ना। और आगे बात करें तो गुण संधि में कौन सी मात्रा है? ये इसकी पहचान अपन बात करेंगे। कौन सी? आई की मात्रा। आई की मात्रा, जिस शब्द में आई की मात्रा आ जाए उसमें गुण संधि मानी जाएगी। जैसे दीर्घ संधि पढ़ी अपन ने, समान वर्ण होंगे तो दीर्घ संधि होगी, आई की मात्रा होगी तो गुण संधि होगी। और वर्ती संधि में अपन क्या पढ़ेंगे? डबल आई की मात्रा, आई की मात्रा पढ़ेंगे अपन। डबल अपन को जैसे मात्रा दिखेगी उसमें वर्ती संधि हो जाएगी। आधा अक्षर दिखेगा 1/2, तो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। इसमें समान वर्ण, इसमें कौन सा? समान वर्ण। डबल मात्रा वर्दी, एक मात्रा या आई की मात्रा गुण संधि। इसको भी नोट कर ले, ये पहचान है। क्या है? ये पहचान है, संधि की पहचानने के तरीका है एक तरह से। गुण संधि की अपन बात करेंगे, जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं। कवेंद्र हो गया, तो कवि प्लस इंद्र। कवि प्लस इंद्र, ये अपन किसमें पढ़ेंगे? गुण संधि में। ई और ई मिलकर क्या बन जाता है? ये अपन गुण में नहीं, दीर्घ में, दीर्घ का उदाहरण है सॉरी। ई और ई बड़ा ई क्या बन जाता है? कवेंद्र। अपन जैसे गुण संधि का उदाहरण ले, गुण संधि का उदाहरण ले तो हो जाएगा राजेंद्र या राजेश। इसका अपन संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा राजधन। ये राज हम मेल करेंगे तो ये ईश है, राजधन ईश है, क्या बनेगा? इधर है और दूसरे पद में ई
ये क्या बनेगा आई, और क्या बनेगा ये राजेश। जैसे राज लिखा अपन ने, राज में आई जुड़ा तो ये हुआ रा, जे और स का स, क्या हो गया राजेश। अपन वर्ती संधि की बात करें तो इसमें डबल मात्रा आएगी। जिस शब्द में आपको डबल मात्रा दिखाई दे वहां वर्ती संधि होगी। अयादी संधि की बात करेंगे अपन, एच ओ वायावर, एच प्रत्याहार आने पर अय आए और आव आदेश हो जाता है। यण संधि की बात करेंगे, यण संधि में आधा अक्षर दिखाई देगा आपको। जैसे यण संधि के उदाहरण की बात करें तो जैसे आ जाता है प्रत्याहार, प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब इसका संधि विग्रह करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो ये आएगा प्रतिधन, प्रतिधन आहार। तो ई और आ क्या बनेगा प्रत्याहार, क्या बनेगा प्रत्याहार। जैसे इसकी बात करूं, ये आपने लिख लिया होगा, जैसे बढ़ती संधि के उदाहरण, क्या करो यार, अध्ययन हो गया। जैसे अध्यापक को अपन पढ़े तो अधिधन आपक, क्या हो जाएगा अध्यापक। अध्ययन का अधि प्लस अयन, क्या हो जाएगा अध्ययन। ई का ये हो जाएगा, ई का ये हो जाएगा। अपन इसको चलते पढ़ेंगे तब सारा क्लियर हो जाएगा, अभी इतना याद रखें। एक आता है मंतव्य, एक आता है गंतव्य। क्या इन दोनों शब्दों में गुण संधि है क्या? ये आपका होमवर्क रह जाएगा। आपको सिर्फ ये ज्ञात करना है कि मंतव्य शब्द और गंतव्य शब्द में आधा अक्षर है और आधा अक्षर है। जो अपन ने बात की थी अभी अपन ने गुण संधि में की, ये यण संधि में ये आधा अक्षर जहाँ आ जाएगा वहां यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि। क्या यहाँ पे यण यण संधि है क्या? ये होमवर्क के रूप में रख लो कि मंतव्य और गंतव्य में यण संधि है या नहीं है, इतना मालूम करना है बस आपको। तो ये होमवर्क नोट कर लो। आज की अपनी यही क्लास है, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो भी इस क्लास को देख पाए और अपने डाउट अच्छे से क्लियर कर पाए, है ना। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृत, जय कुसंस्कृत।
अब आगे अपन बात करेंगे अगली क्लास में। अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, आप लोग क्लास में देखा और आगे भी शेयर करते रहना इसको। थैंक यू एवरीवन।